स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कल हमने वर्णमाला का पहला पार्ट देख लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। कल हमने थोड़ा सा स्वरों के बारे में देखा था कि क्या स्वर कहलाते हैं और क्या व्यंजन होते हैं और क्या वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। अगर मैं स्वरों के वर्गीकरण की बात करूं तो स्वरों का वर्गीकरण कुल 5 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जिनमें आज पहला आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें एक है आपके पास ह्रस्व, लघु या मूल स्वर, और दूसरा कहलाता है हमारे पास दीर्घ स्वर। इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो मूल स्वर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ, ई, उ और री ये हमारे ह्रस्व या मूल स्वर कहलाते हैं, है ना। और दीर्घ स्वर की बात करूं तो यहाँ पे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये 4 प्रकार से हमारे पास दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसी की मैं बात करूं, दीर्घ स्वर को एक और नाम दिया गया है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं संधि स्वर, और इसी को गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। और दूसरा है आपके पास दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या फिर संधि स्वर। इसी में हम दीर्घ स्वर, संधि स्वर या गुरु स्वर को भी 2 भागों में बांटते हैं। इसमें इसका भी वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। एक कहलाता है आपके पास मूल दीर्घ स्वर और दूसरा कहलाता है संयुक्त स्वर। जब मैं बात करूं दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है, मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है आपके पास संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ये आपके पास आ, ई, बड़ा ऊ और री होता है। जबकि संयुक्त स्वर में हम देखते हैं ए, आई, ओ और औ। तो इस तरीके से हम इसका भी वर्गीकरण 2 भागों में इसको बांट देते हैं। अब इसे मूल दीर्घ नाम दिया गया है और इसके संयुक्त दीर्घ। तो देखिए क्या होता है आपके पास मूल दीर्घ क्या है, यानी जो मूल हमारे पास स्वर थे, ये जो मूल स्वर है, इनकी प्रक्रिया यानी इनको मिला के हमने इन स्वरों का क्या किया, आपके पास निर्माण किया है। तभी इन्हें क्या कहा जाता? मूल लेकिन दीर्घ, यानी मूल दीर्घ स्वर, यानी बने तो किससे? मूल स्वरों से मिलकर बने। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे सपोज आ है आपके पास, तो ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बनता है जब 2 आपके पास छोटे आ मिल जाते हैं, यानी ये जब 2 आ मिलेंगे तो फिर क्या मिल जाता है? बड़ा आ। इसी तरीके से छोटा ई और छोटा ई मिलके बनाते हैं बड़ी ई। ऐसा ही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनाता है बड़ा ऊ। ठीक, और ऐसी री और री मिला के बनाते हैं आपके पास री। लेकिन इसका प्रयोग हम यहाँ पे हिंदी भाषा में नहीं किया जाता, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ होता है आपके पास संस्कृत भाषा में। तो इस वजह से हम इसे संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे री शब्द नहीं लिखा। अगर मैं बात करूं संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर में हम आ में जब ई को मिला लेते हैं तो बन जाता हमारे पास ए। ठीक है, आ में जब ए मिलाए तो क्या बन जाएगा? ए। ऐसी जब ए में हम
आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। ऐसी जब आ में हम ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ। और जब ओ में हम आ मिला देते हैं तो ये बन के क्या बन जाता है, औ। ठीक है। संयुक्त स्वर हमने देखे, संयुक्त व्यंजन जैसे आपने पढ़ा अच्छा तरह ज्ञान, वैसे हमारे पास संयुक्त स्वर कहलाते हैं ए, आई, ओ और औ। यानी जो दो स्वरों से मिलके बने हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। तो देख लीजिए यहाँ पे दो संयुक्त स्वर मिल रहे हैं, जबकि मूल दीर्घ में भी दो स्वर मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना फर्क है इन दोनों में, ये दोनों समान जाति के हैं और ये दोनों असमान जाति, यानी इनको कहा जाएगा सजातीय और इनको कहा जाएगा विजातीय। आ और आ इन दोनों की एक ही जाति है, इसलिए इन सभी को क्या नाम दिया जाता है, इन सभी को नाम दिया जाता है सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण यानी ये सभी जो आपके पास स्वर है ये सभी एक समान जाति के हैं और मिलकर किसी दूसरे का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है, सजातीय वर्ण। जबकि अगर मैं संयुक्त स्वर में बात करूं तो यहाँ पे देखिए आ है आपके पास और ई है और मिलके बना रहे किसी तीसरे, यानी कोई दो व्यंजन जो भिन्न भिन्न जाति के हो वो मिलकर निर्माण करते हैं किसी तीसरी जाति का, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है विजातीय स्वर। ठीक, तो समान जाति के सजातीय और भिन्न भिन्न जाति के जो स्वर होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, विजातीय स्वर। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे। चलिए तो मिटा देते हैं इसे। पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं इसमें, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं आपके पास उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो तीन प्रकार से किए जाते हैं। पहला है इसमें ह्रस्व, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं आपके पास, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर अभी पढ़े, इनको एक और नाम दिया जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है ना, तो इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। और ये कितने होते हैं आपको पता है, चार होते हैं। कौन कौन से, अभी बताया था कि आ, ई, उ और री, ये चार स्वर होते हैं आपके पास जिन्हें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व, लघु या मूल स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाएगा। यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में क्या आ जाएंगे आपके पास, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा है आपके पास पुल्लित स्वर। और पुल्लित स्वर की डेफिनेशन क्या है, पुल्लित स्वर की डेफिनेशन है आपके पास कि जिन स्वरों के उच्चारण में
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इनका प्रयोग हम किसी को पुकारने के लिए भी करते हैं, किसी को पुकारने के लिए भी इनका प्रयोग, इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं जैसे क्या है। देखिए, किसी को पुकारने में, ठीक है, जैसे सपोज ये शब्द है हमारे पास राधा, तो जब आप राधा का उच्चारण करेंगे तो राधा का जब ये रा के पीछे आपके पास ये जो है, जो दो एस की भांति दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है पुलुत चिन्ह। इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है पुलुत चिन्ह। इनको नाम दिया था पुलुत चिन्ह, पुलुत चिन्ह। ठीक है, ये जिस भी वर्ण के पीछे लगते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो, जैसे आप खाली कमरे में जब बोलते हैं तो कोई भी शब्द बोलते तो वो उसकी आवाज गूंजती है। या फिर कभी आप पर्वतों में गए होंगे तो वहां पे आपने अपना नाम, जैसे जाते हैं ना पर्वत में, तो पर्वतों में आप अपना अगर नाम चिल्लाओ तो क्या होता है? आवाज गूंज के आती है। जैसे आप कहो राधा, तो अब यहाँ पे रा की जो ध्वनि है वो आपका उच्चारण कैसे करोगे? रा, इस तरीके से। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो जब ओम का उच्चारण करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? ओ, यानी जो ध्वनि है उसकी वो क्या आपके पास गूंज रही है ना। तो यानी राधा का जब उच्चारण किया जाएगा तो इसका उच्चारण क्या होगा आपके पास? रा, इस तरीके से जो ध्वनि आपके पास गूंजती है। इसीलिए कहा गया है कि किसी को पुकारने में प्रयोग, यानी आप अगर आप किसी को पुकारते तो क्या ऐसे आवाज देंगे? कैसे आवाज देते हैं? रा, इस तरीके, राधा, तो इस तरीके से, है ना। इसीलिए इसका प्रयोग होता है और इसको कहा जाता है पुलुत स्वर। ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे, चल आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दो, मिटा दो उसको, हो गया। तो अब इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। पहला आपके पास था उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हमने पढ़ा है उच्चारण काल के आधार पर, और तीसरा हम आपके अब पढ़ रहे हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो स्वरों का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जब हम इसको बांटते हैं तो पहला आ जाता है हमारे पास अग्र स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जिनमें पहला आपके पास अग्र स्वर, ठीक। दूसरा होता है आपके पास मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपके पास पश्च स्वर। ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पर पहला हमारे पास है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर क्या होते हैं? तो अग्र स्वर आपके पास री, ई ई ए आई और री, यानी जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। अब जीभ का अग्रभाग क्या हुआ आपके पास? तो सपोज ये आपके पास ये आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ हो गई यहां पे। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के इस वाले पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपका इस पोर्शन से किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अग्र स्वर। जब आप ई ई ए आई और री का जब उच्चारण करते हैं
तो इसका उच्चारण कहां से किया जाता है? जीभ के अग्रभाग से। बोल के देखिए, जैसे आपको ई, तो ई में क्या, जो ध्वनि निकल रही है जीभ के अग्रभाग से निकल रही है। जैसे आपको ए, तो ए में भी आपकी जो जीभ के अग्रभाग है वहां से उच्चारण होगा। ऐसे आपको री, तो री में भी आगे का जो पोर्शन। ठीक है, चल दूसरा हम देख रहे हैं मध्य भाग, यानी जीभ के मध्य भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है ना। तो जीभ के मध्य भाग से सिर्फ और सिर्फ उच्चारण किया जाता है आपके पास आ, जो छोटा आ है आपके पास, वो स्वर यहां से उच्चारित किया जाता है ना। जीभ आपके पास, जैसे आपके पास जीभ का ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाता है आपके पास मध्यम स्वर। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये बीच का पोर्शन, जैसे आपको आ, तो जब आ कहते हो तो जीभ का बीचों बीच का जो भाग है वहां से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, लास्ट बचा आपके पास पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या हो गया आपके पास? ये हो जाते हैं आ, उ, आ ई उ, ओ, औ। तो ये इनका जो उच्चारण किया जाता आ उ और उ औ, तो इनका जो उच्चारण किया जाता है वो कहां से किया जाता है? वो किया जाता है जीभ के पश्च भाग, यानी जीभ जो हमारे, जैसे हमारी जीभ ये है हमारे पास, ठीक है, तो इनका जब उच्चारण किया जाएगा तो जीभ का ये वाला जो पोर्शन है, ये लास्ट वाला, इसको कहा जाता है पश्च भाग या पश्च स्वर कहा जाएगा, इन्हें जब भी उच्चारण की जाएगी। यानी जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग कह लो या पश्च भाग कह लो, वहां से उच्चारण किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं आपके पास? वे कहलाते हैं आपके पास पश्च स्वर। ठीक है, जैसे आप कहो आ, तो जब आप आ कहते हो तो आपका पीछे वाला यानी जीभ का जो लास्ट वाला जो पोर्शन, ये वाला, यहां से इसका उच्चारण किया जाता है। जब आप कहो ऊ, तो ऊ जब कहते हो तो जीभ का लास्ट वाला भाग, औ में भी लास्ट का भाग, यानी कंठ, कई बार ऐसा करता है जैसे कंठ, तो कंठ से भी है, लेकिन यहाँ पे जीभ का भी योगदान है, लास्ट वाला जो पोर्शन है आपके पास। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो चौथा है आपके पास ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक, ओष्ठ या फिर होंठों की स्थिति के आधार पर तो ओठों या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है दो प्रकार से। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक है आपके पास वृत्तमुखी और दूसरा आपके पास आवृतमुखी। ठीक है, ओठों के प्रयोग के आधार पर जीभ का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है या दो प्रकार से किया जाता है, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। ठीक है, अब देखते हैं वृत्तमुखी क्या है, आवृतमुखी क्या है। तो वृत्तमुखी देखिए, जैसे आप शब्द देखो वृत्त मुखी, यानी वृत्त की तरह जिन क्या हो मुख, और आ का मतलब नहीं, वृत्त नहीं है वृत्त के समान मुख, है ना। आवृतमुखी में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय ओठों की स्थिति वृत्त के समान या गोलाकार होती है, उन्हें वृत्तमुखी कहा जाता है। जबकि जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती, उन्हें आवृतमुखी कहा जाता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों की स्थिति कैसे होगी? गोलाकार होगी, वे कहलाएंगे वृत्तमुखी, और जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे? आवृतमुखी। क्या कहलाएंगे? आवृतमुखी। क्लियर है चीजें? क्या होगा इसमें मैं लिख देता हूं, होठों की स्थिति गोलाकार
ठीक, यहां पे होंठों की स्थिति गोलाकार नहीं। क्लियर है चीजें? तो आप समझ चुके हैं कि होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में होंठों की स्थिति गोलाकार होती है, जबकि आवृत्तमुखी में होंठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण। तो वृत्तमुखी की जब मैं बात करता हूं तो इसमें हमारे पास कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास उ, ऊ, ओ, औ। ये चार स्वर कहलाते हैं वृत्तमुखी। बाद बाकी जो बच गए वो सारे आवृत्तमुखी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आ, ई, ए, आई। ठीक है, ए, ए, आई। ठीक है, इसमें आप री को भी रख सकते हैं, री भी लिख दीजिए इसमें, क्योंकि इसमें भी ये भी है। ठीक है, आज हमने होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।